करियर टीवी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पेट की क्लासेस चल रही थी और हमारा भौतिक विज्ञान का एक प्रैक्टिस सेट हो गया और केमिस्ट्री की क्लासेस हो चुकी हैं और मैथ के भी प्रैक्टिस सेट जो हैं वो लगातार चल रहे हैं। चलो हम सीधे प्रश्न पे आते हैं। और क्या करो, नोटबुक उठा लो और अपना प्रश्न लिखते यानी प्रश्न संख्या डालो और उसमें क्या है, कौन सा ऑप्शन सही, अपना जो अपने आप से अपना आकलन करने के लिए क्या करो, सबसे पहले उस पर लिखते जाओ कि ये हमारा सही, बी सही, सी सही। उसके बाद जो हम बताते हैं उसे एनालिसिस करते जाओ, कौन सा गलत है कौन सा सही है। इससे होता है कि अपने आप को आंकने का मौका मिल जाता है और जब तक आकलन नहीं होगा तब तक आप अच्छे से कर ही नहीं पाओगे। कोई एग्जाम है तो बीट करने के लिए तो सबसे पहले अपनी कैपेसिटी जो है वो चेक करनी होती है कैसी है। तो क्या है, अब पहला क्वेश्चन हम करेंगे। यहाँ तक हो गए थे। क्या है, मानव की विहित ऊर्जा का सबसे पुराना स्रोत है। मानव की विहित ऊर्जा का सबसे पुराना स्रोत है। मानव की विहित विहित क्या होता है, बायोमास। जो बायोमास होती है तो बायोमास ऊर्जा सबसे कौन सी पुरानी है, पवन ऊर्जा। ठीक, पवन ऊर्जा है या ज्वार ऊर्जा है या सौर ऊर्जा है या भूतापी ऊर्जा है। तो देखो, सबसे पुराना स्रोत जो है सूर्य। सूर्य सबसे पुराना स्रोत है। तो हमारी कौन सी हो जाएगी, सूर्य ऊर्जा हो जाएगी ना पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा ऊर्जा का स्रोत है पर ये विहित यानी सबसे पुराना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा और हमारा ज्वार ऊर्जा भी नहीं होगा, भूतापी ऊर्जा भी नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है, क्या गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा को क्या लिखते हैं, बी बराबर हाफ यम बी स्क्वायर। यम इसमें द्रव्यमान होता है, वी क्या होता है, वेग होता है। यम द्रव्यमान होता है, बी वेग होता है। इसी तरह से स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा जो है ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा। ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। और आगे क्या है, ये स्थितिज ऊर्जा के बाद आती है ऊष्मा ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा यानी परमाणु ऊर्जा जो होती है, और क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा जो होती है, वो सब स्थितिज ऊर्जा में आ जाती हैं। तो स्थितिज ऊर्जा और क्या है, ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा का जो होता है क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा। तो इसमें क्या होता है, यानी ऊष्मा होता है, इसमें कई प्रकार की होता है, विद्युत ऊष्मा होता है और इस प्रकार की सभी आता है। इसमें क्या होता है, इस ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा में भी, स्थितिज ऊर्जा में भी होती है। ठीक, इनको परमाणु ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा भी होती है। तो ये ऊष्मीय ऊर्जा में ऊष्मा होती है, रासायनिक ऊर्जा में रासायनिक। अब स्थितिज ऊर्जा तो यानी घड़ी में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है। तो घड़ी में देखो, ना तो गतिज ऊर्जा होगी, ना तो ऊष्मीय ऊष्मा होती नहीं, रासायनिक की कोई ऊर्जा होगी नहीं। तो उसमें क्या होगी, एक स्थिति होती है यानी कि एक स्थितिज ऊर्जा होगी घड़ी में। अब आगे चलते हैं 33 क्वेश्चन पे। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं। देखो, कोयला से क्या प्रकाश ऊर्जा निकलता है, कोयले से प्रकाश ऊर्जा नहीं निकलती है ना। और क्या गतिज ऊर्जा निकलती है, गतिज ऊर्जा भी नहीं निकलती है कोयले से कोई। अब क्या है, स्थितिज ऊर्जा निकलती है, क्या कोई स्थितिज ऊर्जा निकलती है कोयले से, तो कोई स्थितिज ऊर्जा भी कोयले से नहीं निकलती है। अब तो क्या होता है, तापीय ऊर्जा, यानी कोयला जब जलता है तो क्या होता है, ताप उत्पन्न होता है। तो उसमें से कौन एनर्जी निकलती है, तापीय ऊर्जा होती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, तापीय ऊर्जा होगा। देखो, आराम से जब करते जाओगे तो इसी तरह से होंगे, पहले एक फिर दो फिर तीन। आप पहले देखो इसमें क्या होता है, ऊर्जा। फिर गति में क्या होता है, इसमें गति आती है। स्थिति में क्या होता है, रासायनिक परमाणु का हो जाएगा। एक चीज है, जब आप चीजें देख रखे होगे और आपको गतिज ऊर्जा हाफ एम बी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। अब आपको क्या है, प्रकाश ऊर्जा और और स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों के बारे में क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जितना आपको आता हो इसके बारे में, दोनों के बारे में, उसको लिख के कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करो। क्योंकि जब आप लिखते हो किसी चीज को तो उसमें क्या होता है, आपका माइंड जो होता है वो एक्टिव रहता है। उन चीजों के करके आप जरूर कमेंट करो लिख के। और फिर क्या है, अब अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है, 34 नंबर है। 34 नंबर में क्या है,
जल विद्युत संयंत्र क्या परिवर्तित करता है? जल विद्युत संयंत्र क्या परिवर्तित करता है? जल विद्युत संयंत्र, देखो जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है, जल बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, बड़े बड़े क्या होते हैं, देखो क्वेश्चन जब आता है तो उसको क्या है आराम से सुलझाने के लिए क्या करेंगे, देखो जल संयंत्र कैसे होता है, जल संयंत्र यानी कि बड़े बड़े डैम होंगे, बड़े बड़े डैम इस वजह से बनाए जाते हैं, पानी इकट्ठा किया जाता है और उसमें संयंत्र लगाया जाता है, यानी एक टरबाइन लगाई जाती है जिसपे क्या होता है जल को छोड़ा जाता है और आराम से उसमें क्या होती है गति होती है, वो क्या होती है गतिज ऊर्जा, उसमें क्या निकलेगी गतिज ऊर्जा, यानी उस पर कोई द्रव्यमान होगा उसमें वेग उत्पन्न हो जाएगा तो उसमें क्या होगा गतिज ऊर्जा होगी, और तो उससे क्या निकलेगी विद्युत ऊर्जा निकलेगी, क्या निकलेगी उससे विद्युत ऊर्जा। तो क्या हमारा ये गतिज ऊर्जा और विद्युतीय ऊर्जा सही है, या यांत्रिकीय ऊर्जा या विद्युतीय ऊर्जा सही है, रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा सही है, वायु ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा, यानी वायु जो है पवन पवन चक्कियां होती हैं उनसे वायु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा निकलती है, रासायनिक ऊर्जा यानी परमाणु जो केमिकल यानी केमिकल जब रिएक्शंस करते हैं तो उनसे जो उत्पन्न होने वाली केमिकल बॉन्डिंग रिएक्शन से जो एनर्जी उत्पन्न होती है तो उसे क्या करते हैं वो रासायनिक ऊर्जा हो जाती है, यांत्रिकी ऊर्जा जैसे हमारे प्रकाश की लाइट वगैरह है, यानी सूर्य से जो निकलने वाली ऊर्जा होगी वो यांत्रिकी ऊर्जा के अंतर्गत आएगी। गतिज ऊर्जा में क्या होगा, यानी विद्युत यानी कि टरबाइन से गति करता है तो पहला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा गतिज ऊर्जा और विद्युतीय ऊर्जा हो जाएगा, यानी समझ में आ गया होगा एक्सप्लेनेशन। अब देखो 35 नंबर पे चलते हैं, क्या निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, अब देखो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा परिवर्तित करता है, क्या ट्रांसफार्मर करता है या बैटरी करता है या क्या है इलेक्ट्रिकल जनरेटर करता है या पहिया करता है, कौन करता है। तो इसमें ना अब इसमें देखो ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर में क्या, देखो ट्रांसफार्मर होता है तो पहले इसके अंदर भरा क्या जाता है वो देखेंगे। तो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है पेट्रोलियम तेल होता है, क्या होता है पेट्रोलियम होता है, पेट्रो पेट्रोलियम होता है, क्या होता है पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम होता है, यहाँ पे क्या होता है पेट्रोलियम होता है और ये तेल होता है। अब ये पेट्रोलियम तेल किस किस प्रकार का होता है, ये दो प्रकार से होता है, ये किस प्रकार से आते हैं दो प्रकार के, कौन कौन टाइप से आते हैं पेट्रोलियम, देखो नेफ्था नेफ्था बेस्ड होता है और क्या होता है एक पैराफिन बेस्ड होता है, ये क्या होता है नेफ्था बेस्ड होता है, कैसा होता है नेफ्था बेस्ड, नेफ्था बेस्ड कैसा होगा नेफ्था बेस्ड होता है, तो उसमें जो ट्रांसफार्मर में भरी जाते हैं तो उसमें क्या होता है एक नेफ्था बेस्ड होता है, नेफ्था बेस्ड होता है, और एक क्या होता है पैराफिन, ये क्या होता है पैराफिन बेस्ड होता है, ये क्या होता है पैरा पैराफिन बेस्ड होता है, पैराफिन बेस्ड होता है। इसमें क्या होता है अब ये जो पैराफिन बेस्ड होगा इसमें क्या होता है ऑयल भरा जाता है, बेस्ड होगा पैराफिन बेस्ड होगा, तो पैराफिन बेस्ड जब होता है तो पैराफिन जब बेस्ड होगा तो उसमें एक चीज बताओ, देखो ये पेट्रोलियम है तो पेट्रोल में तो कभी भी क्या होती है पेट्रोल में कभी भी रासायनिक जो विद्युत ऊर्जा होगी यानी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में नहीं परिवर्तित हो जाएगी। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर उसमें भी क्या होता है या तो विद्युत से चले या तो क्या होता है वो विद्युत से जो चलता है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है। तो वो कई प्रकार से जैसे अभी वायु वायु ऊर्जा देखी विद्युत मतलब है वायु ऊर्जा यांत्रिकी ऊर्जा उसमें कई प्रकार की ऊर्जा यानी पवन चक्की से और सौर ऊर्जा से भी ये विद्युत ऊर्जा होती है। पहिया जो होता है पहिया में क्या होता है जब कोई बस या कार या गाड़ी जब चलती है तो उसके नीचे जो लगने वाला फोर्स होता है वो क्या होता है फ्रैक्शन घर, ये क्या होता है उसके बीच में जो लगने वाला होता है तो वो क्या होता है तो फ्रैक्शन होता है, उसके बीच में जो लगता है वो क्या होता है फ्रैक्शन लगता है यानी घर्षण। जब घर्षण लगता है घर्षण के कारण ही गाड़ी जो होती है वो क्या होता है घर्षण के कारण ही गाड़ी चलती रहती है, और अगर क्या किया जाए अगर क्या घर्षण ना लगे तो हमारी गाड़ी में ब्रेक नहीं लगते हैं, घर्षण के कारण ही हमारी गाड़ी में ब्रेक लगते हैं, तो इसी का कारण ये भी हमारा नहीं होगा। अब बैटरी क्या है, बैटरी बैटरी में क्या होता है बैटरी में डाला जाता है HCl यानी कॉन्सनट्रेट कॉन्सनट्रेट HCl डाला जाता है। अगर कॉन्सनट्रेट HCl डालोगे तो इससे जो ऊर्जा निकलेगी तो क्या होगी रासायनिक ऊर्जा होगा, तो हमारा कौन सा गलत होगा, पहला भी गलत है
दूसरा सही है, तीसरा भी गलत है, यानी ए बी सी, बी सही है और सब गलत हैं। अब 36 नंबर पे चलते हैं। क्या है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को परिभाषित कीजिए। अब गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? देखो न्यूटन भाई थे। एक दिन पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, उनके खोपड़ी पे आके से अब टपक पड़ा। इतना तुम लोग नहीं सोचते होगे ना, पेड़ के नीचे बैठते होगे। अब न्यूटन भाई आविष्कार करना शुरू कर दिए। इतना किया कि गुरुत्वाकर्षण निकाल दिया। किसका कर दिया? गुरुत्वाकर्षण का उन्होंने आविष्कार कर दिया। अब न्यूटन भाई गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार कर दिए, देखो कितने होशियार भाई थे। देखो ये तो तुम्हें सब पता ही होगा कि आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इन्होंने न्यूटन भाई ने किया था, ना आर्किमिडीज होंगे, ना गैलीलियो होंगे, ना फैराडे होंगे। अब इन्होंने कर दिया, इन्होंने क्या बताया, ब्रह्मांड में प्रेरकत्व, यानी कि कोई ब्रह्मांड में जैसे एक चीज ये है और एक ये है, माना कि ये ब्रह्मांड है तो इसमें क्या है, दो चीजें हैं। अगर दो चीजें क्या है, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती रहती हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती रहती हैं। अब क्या है, फिर बाद में इन्होंने एक थ्योरी दी। क्या दिया? एक पॉइंट m1 ले लिया और एक पॉइंट m2 ले लिया। एक पॉइंट m1 ले लिया, एक पॉइंट m2 ले लिया। अब इन्होंने कहा किसी दो बिंदुओं के, क्या कहा, किसी दो कणों के बीच लगने वाला बल, किसी दो कणों के बीच लगने वाला बल द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। देखो ये क्या बोले, जो ये बोले कि इनके दोनों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो द्रव्यमानों के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? द्रव्यमानों के समानुपाती होता है। द्रव्यमानों के समानुपाती होता है। तो अब द्रव्यमानों के समानुपाती होगा तो समानुपाती क्या होता है, m1 और m2। देखो ये कॉन्सेप्ट दिए थे, F बराबर प्रोपोर्शनल m1 m2, यानी कि समानुपाती हो गया। अब एक चीज और बोले थे, क्या होता है, F बराबर इन्होंने बोला था, यानी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाला बल क्या होता है, उसकी त्रिज्या जो होता है, यानी उसकी दूरी, यानी उसकी दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसकी क्या होता है, दूरी, यानी दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोनों को एक ही साथ, देखो मैंने अलग अलग कंडीशन लिखाई थी, बट वो तो फॉलो तो एक ही साथ कर रहा है। तो m1 इंटू m2 हो गया, और क्या हो गया, अपन आर स्क्वायर हो गया। अगर इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या होता है, F बराबर कैपिटल G इक्वल टू m1 इंटू m2 अपन क्या हो गया, आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जी क्या है, जी, कैपिटल जी। अब कैपिटल जी जो है एक क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि क्या है, नियतांक है। कैपिटल जी यहाँ पे क्या है, नियतांक है। देखो नोटबुक उठा लो, उस पे जो चीजें हम नहीं आती हैं वो लिख लो। नियतांक है, नियतांक है। कैपिटल जी क्या है, नियतांक यानी कांस्टेंट है। ठीक, अब उसके बाद देखो कैपिटल जी क्या है, एक नियतांक है। क्या है, नियतांक है, नियतांक है। कैपिटल जी क्या है, एक नियतांक है। इसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट बोलते हैं ना, एन लगा दिया ऊपर, समझ जाना। अब इसका मान क्या होता है, कैपिटल जी का मान क्या होता है। अब कैपिटल जी का मान देखो, सोचो क्या होता है, कैपिटल जी का मान क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। कितना होता है, 6.6 इंटू 10⁻11 होता है। और क्या, इसकी जो मात्रक होते हैं क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलो, क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और क्या होगा, केजी स्क्वायर। अब देखो एक चीज है, अब एक न्यूटन बराबर वहां पे लिखा कई बार आया है, एक न्यूटन बराबर क्या है, एक न्यूटन बराबर पूछ लिया है कितने डाइन होता है। तो एक न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁵ डाइन होता है। क्या होता है, 10⁵ डाइन होता है, 10⁵ डाइन होता है। अब हमें गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो चीजें चीजें पूछता था वो चीजें डिस्कस कर ली गई हैं। और और जो चीजें छूट रही वो जब बेसिक क्लासेस होगी तो उसमें हम करवा देंगे। ठीक, अब आर्किमिडीज जी ने क्या थ्योरी दी थी, अब आर्किमिडीज की थ्योरी देख लो। आर्किमिडीज जी ने क्या कहा था कि जैसे जब कोई वस्तु पानी में डाला जाता है, यानी कि जब कोई चीज को ऊपर से फेंका जाता है तो उसका क्या है, भार कम हो जाता है। अब जब भार जब उसका कम हो जाएगा तो जब वो भार कम हो जाता है तो व्यक्ति जैसे समुद्र में आराम से तैरना, गुब्बारे में गैस भरी रहती है, तो किसके कारण, आर्किमिडीज सिद्धांत के कारण होता है। और कई मैंने पिछली क्लास में जो है आर्किमिडीज थ्योरी जो थी उसे बहुत बिग एक्सप्लेन में डिस्कस किया था, और बिग एक्सप्लेन में भी डिस्कस किया था।
और महाद्वीपों का तैरना था, मनुष्यों को नदी में तैरना था, जहाजों को समुद्र में चलना था, बड़ी-बड़ी शिप हैं, वो चलती रहती हैं, तो क्या था, ये सब थ्योरी दी गई थी। अब ये क्या हो गया, आर्किमिडीज हो गया। गैलीलियो तो आपको पता है क्या किए थे, दूरबीन का आविष्कार किए थे। फैराडे के बारे में आपको बताना है, क्योंकि मैं एक आधा क्वेश्चन इस वजह से एक आध मैं चीजें होमवर्क के लिए देता रहता हूँ, क्योंकि इस वजह से कि आप कुछ ना कुछ वर्क करोगे तो कई चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, क्योंकि एक क्वेश्चन ढूंढने से 10 क्वेश्चन आपको बन जाते हैं। और परीक्षा है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं छोड़ रहा हूँ कि ये इनका ज्यादा मतलब पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन करना है। अब आगे चलते हैं, क्या है यहाँ पे, समुद्र में अधिकांश ज्वार भाटा किस कारण आता है? पृथ्वी के वायुमंडलीय प्रभाव के कारण आता है, या पृथ्वी पर शुक्र के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण आता है, या पृथ्वी पर सूर्य गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण आता है, या पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण आता है? अब देखो, ज्वार भाटाओं का जो है, ये क्लास 8 या क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। पृथ्वी पर ज्वार भाटाएं भाटा जो है वो किसके कारण आते हैं? पृथ्वी पर ज्वार भाटा जो है वो चंद्रमा के कारण आते हैं। जब चंद्रमा की स्थिति परिवर्तित होती है और वहां से कुछ चंद्रमा के जब वहां से स्थिति परिवर्तित होती है, तो पृथ्वी पर क्या होता है, ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। तो क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा हमारा। ए बी सी वो सब गलत है। अब आगे चलते हैं 38 पे, क्या है, किसी उपग्रह में किस किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गहराई चम्मच है? देखो, इसमें क्या है, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराई गिराई गई चम्मच है। तो देखो ये क्या है, अब इसका कॉन्सेप्ट ये जो था, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इसका कॉन्सेप्ट जो था, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराई गई चम्मच चम्मच है कहाँ है? देखो, फर्श पर गिर जाएगी, या अचल रहेगी, या उपग्रह की गति में अनुसरण करती रहेगी, या स्पर्श रेखा रेखीय दिशा में चलती रहेगी। देखो, उपग्रह है, जैसे उपग्रह है तो उपग्रह से जब गिराई हुई वस्तु जो होती है, या चम्मच गिराया जाएगा, तो वो क्या होगा, वो ना फर्श पर गिर जाएगा और ना ही अचल रहेगा। वो क्या करेगा, उसी के साथ क्या करने लगेगा, रोटेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या है, उसकी गति को अनुसरण करती रहती है। तो क्या होगा, डी वाला ऑप्शन यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला हमारा गलत है। अब 40 पे चलते हैं। तो 40 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? अब देखो, गुरुत्वाकर्षण बल है, अब यही कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। तो देखो ये क्या है, भूमध्य मध्य रेखा हो गई, ठीक। अब देखो, भूमध्य रेखा हो गई, ये क्या हो गए, ध्रुव, ये क्या हो गए, ध्रुव, ये भी ध्रुव है, नीचे हो गया, ऊपर हो गया, ठीक। ऊपर भी क्या है, ध्रुव है, ठीक। अब ऊपर भी क्या है, ध्रुव है। अब जब ध्रुव है तो सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण किस पे लगेगा? देखो, ध्रुवों पर जो होता है सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण लगता है, ध्रुवों पर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण लगता है, ना भूमध्य रेखा पर होगा और ना कर्क रेखा पर होगा, भूमध्य रेखा पर होगा, सॉरी, और कर्क रेखा पर भी नहीं होगा, मकर रेखा पर भी नहीं, भूमध्य रेखा पर नहीं होगा, ध्रुव इस पे क्या होगा, ध्रुवों पर, सॉरी डिस्कस किए, क्या होगा, ध्रुवों पर। किस पे होगा, भूमध्य रेखा पर भी नहीं होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा पर भी नहीं होगा, ध्रुवों पर होगा। किस पे होगा, ध्रुवों पर होगा, यानी डी वाला। अब क्या है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है। अगर पृथ्वी के केंद्र जो होता है, पृथ्वी के केंद्र में स्थित किसी वस्तु का द्रव्यमान कैसा रहेगा, कैसा रहेगा? जैसे कोई पृथ्वी के केंद्र में यानी सेंटर में स्थित है, तो उसका द्रव्यमान कैसा होगा? जैसे आप क्या कहते हो, पृथ्वी के केंद्र है, पृथ्वी घूर्णन करती है ना। अब पृथ्वी घूर्णन करती है, और उसमें आप लोग ये कहते हो कि पृथ्वी मतलब हम लोग क्यों नहीं घूमते, तो क्या होता है, उसका द्रव्यमान जो होता है अंदर का क्या होता है, वो सतह से कम हो जाएगा, नहीं होगा, सतह से अधिक हो जाएगा, या क्या रहेगा, शून्य रहेगा। तो क्या रहेगा बताओ, पृथ्वी का द्रव्यमान कैसा रहेगा, सतह पर स्थिर रहेगा, उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, एक जगह स्थिर हो जाएगा, ना शून्य होगा और ना सतह से अधिक होगा, ना सतह से कम होगा। अब आगे चलते हैं। तब क्या है, चलती लिफ्ट में व्यक्ति व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव होता है? यदि नी यदि स्पीड में बहुत तेज ऊपर जा रही लिफ्ट, बहुत तेजी से ऊपर जा रही है,
तब क्या होगा, द्रव्यमान व्यक्ति का जो भार होता है वो तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और अगर लिफ्ट जब नीचे की तरफ बहुत तेजी से आ रही है, नीचे की तरफ, अगर नीचे की तरफ आ रही है, तो आप महसूस करोगे कि मतलब है आपका आपका जो भार होता है वो शून्य हो जाए, यानी कि लिफ्ट की रस्सी, एक क्वेश्चन भी था उसमें क्लास 9th में, कि अगर लिफ्ट ऊपर से उसकी रस्सी टूट जाती है, नीचे गिरने पर, आप गिरते समय आपका भार क्या होगा, तो आपका भार क्या होगा, शून्य हो जाएगा। और अगर एक समान वेग से लिफ्ट जो है गतिमान है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पे क्या है, चलती लिफ्ट व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर जैसे बड़े बड़े मॉल्स में देखा होगा, अगर लिफ्ट पे आप चढ़े होंगे ना और गए होंगे, तो आप देखे होंगे ना, जब उस पे निकल गए होंगे तो ना आपका वजन बढ़ा होगा ना घटा होगा, और ना बढ़ा या घटा होगा, तो क्या होगा, इनमें से दोनों भी नहीं होंगे, तो भार नहीं बदलेगा। अगर निरंतर एक ही वेग से गतिमान है, अगर वो उसमें जहाँ उसके, यानी कि तेज वेग मतलब उसकी गति में जब परिवर्तन होगा, तो वैसे भी भार घटे बढ़ेगा। मतलब जो निरंतर एक वेग से चलता रहेगा तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो भार नहीं होगा, नहीं बढ़ेगा। आगे, अब क्या है, पर पलायन पृथ्वी पर पलायन वेग। अब पृथ्वी पर क्या है, पलायन वेग जो होता है, तो पलायन वेग जो है, पलायन वेग को कैसे करते हैं, पलायन वेग बराबर क्या होता है, अगर पलायन वेग आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, पलायन वेग तो कितना होता है, तो पृथ्वी पर पलायन वेग क्या होता है, 15.15 किलोमीटर या 21 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, या 7 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, क्या है, या 7 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, या या 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो पलायन वेग कितना होता है, अगर जैसे पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी है, तो इसका क्या होगा, जो देखो एक समय ऐसे पढ़ाए होंगे मास्टर जी हाई स्कूल वगैरह में, तो क्या पढ़ाते थे, एक बाल फेंकते जाओ, धीरे धीरे निरंतर कई बार फेंको, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो बॉल जो होगा पलायन वेग, यानी कि वो वायुमंडल से निकल जाएगी। तो जब निकल जाएगी तो पलायन वेग का फार्मूला क्या होता है, पलायन वेग का फार्मूला क्या होता है, आप बताओगे, v बराबर क्या होता है, लिखो यहाँ पे क्या होता है पलायन वेग का फार्मूला। देखो इसका हम डेरिवेशन ये था, तो हम क्योंकि ये पूछा जाता है और इस वजह से करा रहे हैं क्योंकि इससे कई क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे प्लान वेग का फार्मूला पूछ लिया, तो v बराबर क्या होगा, अंडर रूट 2g r। तो प्लान वेग का फार्मूला हो गया 2g r। जी क्या है, गुरुत्वीय, क्या है, जी जो होगा वो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होगा, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो क्या होगा, जी, जो जी है गुरुत्वीय गुरुत्वीय त्वरण, कितना है, जी। अब ये क्या हो गया, जी। अब इसका वैल्यू का क्या होता है, अगर इसका वैल्यू देखा जाए तो ये क्या होता है, 0.0098, ये क्या होता है, 0.0098। और अगर ये देखा जाए गुरुत्वीय त्रिज्या देखी जाए, अब ये क्या देखी जाए, त्रिज्या देखी जाए, अगर इसकी त्रिज्या देखी जाए तो त्रिज्या क्या होगी, पृथ्वी की त्रिज्या। अब पृथ्वी की त्रिज्या देखा जाए तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या होगी, ये क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अगर पृथ्वी की त्रिज्या देखी जाए, ये क्या होगा, यहाँ पे पृथ्वी लिख लेना है क्योंकि पृथ्वी का लेंथ हर का, चंद्रमा का अलग होगा, पृथ्वी का अलग होगा। तो पृथ्वी की त्रिज्या देखो, पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या, त्रिज्या जो होगी पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है, अगर त्रिज्या आपको बताना है तो कितना होता है, 6400 होती है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 होती है। तो इसको आप क्या करोगे, अंडर रूट के अंदर कर लोगे, तो क्या होगा, 2 × 0.0098 गुणे 6400। अब इसका जब आप वैल्यू निकालोगे, देखो यहाँ टाइम कम है तो हम इसका सीधे वैल्यू आपको निकाल के बता रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 11.12 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा, 11 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा। ये चीज आपको पता चल गई क्योंकि आप पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण निकाल ले, पृथ्वी की त्रिज्या थी। अब बी बराबर पलायन वेग का बी बराबर अंडर रूट 2g r इसका फार्मूला होता है, इसमें रख दिया, तो ऑप्शन क्या हो गया, डी सही हो गया और सब गलत हो गए। हाँ, अब आगे करते हैं।
अब आगे चलते हैं, क्या है, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा चाहिए। अब देखो, पृथ्वी के पलायन वेग से एक मिसाइल को, क्या है, एक मिसाइल पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए चाहिए, तो क्या चाहिए, धनात्मक, तो क्या होगा, धनात्मक होगा। देखो, इसमें क्या होगा, ऊर्जा क्या होगी, क्या चाहिए, ऊर्जा, क्या होगी, धनात्मक होगी, या ऊर्जा धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी, या धनात्मक या ऋणात्मक होगी, धनात्मक भी नहीं होगी, क्योंकि ऊर्जा धनात्मक हम नहीं दे पाएंगे ना, ऊर्जा ऋणात्मक देंगे। अब इसमें क्या होगा, ऊर्जा इसमें शून्य होगी। जब शून्य होगी तभी ऊर्जा मिसाइल को हम लॉन्च कर पाएंगे। अब आगे चलते हैं। अब क्या है, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान बताओ। अब जो है, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान बताना है आपको। तो चंद्रमा पर पलायन वेग के लिए क्या होगा, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण देखना होगा। तो इसका पहले पलायन वेग का फार्मूला क्या होता है, b बराबर अंडर रूट 2g r। तो चंद्रमा का क्या होगा, चंद्रमा का, देखो गुरुत्वीय त्वरण है, देखो तो है गुरुत्वीय त्वरण, ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, 1 यानी कि देखो इसका क्या होता है, 1.7 मीटर, 1.7 मीटर सेकेंड होता है। इसे किलोमीटर में आपको देखो किलोमीटर मीटर में है, इसे किलोमीटर में आप कन्वर्ट करोगे तो इसका क्या होगा, इसको कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा, 0.0017 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद चंद्रमा की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, चंद्रमा की क्या होगा, क्या होगा, त्रिज्या क्या होगी, यहाँ पे त्रिज्या, चंद्रमा की क्या होगी, त्रिज्या, चंद्रमा की त्रिज्या, चंद्रमा की त्रिज्या। अब चंद्रमा की त्रिज्या क्या होगी, पृथ्वी की तो अलग थी, अब चंद्रमा की कितनी होगी, 1740 किलोमीटर, कितनी होगी, 1740 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यूनिट जो अगर मीटर में है तो सेकेंड में बदलना होगा, क्योंकि सबकी यूनिट सेम ही रहती हैं। तो अंडर रूट 2 गुणे 0.0017 गुणे 1740, ठीक, 1740 हो गया। अगर इसका वैल्यू आप निकालते हो तो ये क्या होगा, अंडर रूट 15, और अंडर रूट 15 क्या होगा, अंडर रूट, सॉरी, इसकी जो अगर वैल्यू निकालते हो तो क्या होगा, अंडर रूट, अगर इसका मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, अगर इसका सबका मल्टीप्लाई करते हो तब क्या होगा, बीज इक्वल टू, अगर इसका सबका मल्टीप्लाई करते हो तो हम टोटल लिखे देते हैं, क्योंकि अब टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा कराने हैं, तो इसमें क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे, कर लेना ये, क्योंकि हम कैलकुलेशन डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो क्या है, 1.916 गुणे इसका क्या होगा, 2.38 किलोमीटर किलोमीटर पर सेकेंड होगा। तो आपका क्या, चंद्रमा का पलायन वेग अगर 2.8 किलोमीटर यानी 0.3 किलोमीटर सेंटीमीटर पर क्या होगा, जो चंद्रमा से कोई चीज वस्तु फेंकी जाए 2.38 किलोमीटर की स्पीड से, तो क्या होगा, वह वस्तु वो पलायन वेग में आ जाएगी। ठीक, अब आगे चलते हैं 45 पे। दाब की एसआई यूनिट क्या होती है, दाब की एसआई यूनिट क्या होती है, अगर दाब की एसआई यूनिट आपको देखना है तो दाब की एसआई यूनिट क्या होती है, तो दाब को मैंने बताया था, एक क्या होता है, एक पास्कल होता है। दाब को मैंने एक और बताया था, क्या इसे डिनोट करते हैं, दाब को किसमें भी डिनोट करते हैं, दाब को पास्कल में भी करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, पास्कल, पास्कल में भी डिनोट करते हैं। अब क्या है, प्रति न्यूटन वर्ग मीटर सेंटीमीटर, ये भी यहाँ पे गलत क्या है, ये प्रति नहीं लगा था, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा, ये न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर भी नहीं होगा। अब 46 पे चलते हैं। अब क्या है, द्रव्यमान मास प्रति यूनिट आयत क्या है,
अब देखो मास जो है, मास यानी द्रव्यमान में क्या है, द्रव्यमान मास प्रति यूनिट आयतन, आयत क्या है, बल है, कार्य है, घनत्व है, दाब होगा। द्रव्यमान मास प्रति यूनिट जो होता है तो वो किस में आता है, वो किसका होगा, मास जब होगा, मास किस पे लगेगा, जब दाब होगा। देखो बल पे भी नहीं होगा, बल F बराबर ma होता है, बल F बराबर ma होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। त्वरण को क्या बोलते हैं, त्वरण को एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो त्वरण को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। जैसे गाड़ी का एक्सीलेटर खींचते हैं तो क्या होता है, हमारा एक्सीलरेशन होता है ना। तो क्या होता है, ये वाला जो त्वरण होता है, त्वरण, ये तुम्हारा क्या होता है, त्वरण। ठीक, यम क्या है, यम तुम्हारा द्रव्यमान हो गया। अब ये क्या है, आपको कार्य का तो पता ही होगा, कार्य को किससे डिनोट करते हैं, जूल से। अब घनत्व और दाब को भी अभी बता रखे हैं पास्कल से, तो इसमें क्या होगा, मास क्या होगा प्रति यूनिट घनत्व का होता है। अब आगे चलते हैं 47 में, जल का घनत्व मिट्टी के तेल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है यदि दोनों को मिश्रित कर दिया कर दिया जाए तो। देखो जल का घनत्व मिट्टी के तेल के घनत्व से अधिक होता है यदि उसे मिश्रित कर दिया जाए तो। मिट्टी के तेल पर जल प्लवनित होता है, यानी प्लवनित मतलब तैरता है या फैलता है, कभी भी नहीं फैलेगा, क्योंकि मिट्टी का तेल जो है, मिट्टी के तेल पर जल फैलेगा ये तो कभी संभव नहीं हो सकता है। ठीक, जल और मिट्टी के तेल में मिल क्या होगा, जल और मिट्टी, जल पर मिट्टी का तेल फैलता है, हाँ ये सही है। आगे चेक कर लेते हैं, मिट्टी का तेल जल जल में घुल जाता है, ये भी नहीं होता है। वे वे पूर्ण मिश्रित होते नहीं, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अब आगे चलते हैं, क्या है, एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किसके कारण, यानी कि क्या है, प्लावमान होती है, किसके कारण प्लावमान होती है। देखो इसमें क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। बारिश जब होती है तो बारिश की बूंदें जो होती हैं उसमें क्या होता है, जो गोल होती हैं तो वो क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसका तो जो होता है वो भी किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। और किसी बर्तन में अगर कोई चीज डाल दो तो वो बड़ी दिखाई देने लगती है, वो किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो इसमें क्या होगा, ना पृष्ठ ऊर्जा होगी ना असमंजस, ये असमंजस होगा, ये क्या होगा, पृष्ठ तनाव होगा। अब आगे चलते हैं 49 पे, यदि वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार होता है तो इसका, गोलाकार होता है तो किस कारण होता है, किसके कारण, श्यानता कारण, प्रत्यास्थता के गुरुत्व के कारण। न प्रत्यास्था होगा, न गुरुत्व होगा, न श्यानता होगा, तो क्या होगा, पृष्ठ तनाव होगा। ये तो अभी पिछले डिस्कस किए थे। अब आगे 50 पे चलते हैं, क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है। एक बुरा ऊष्मा परिचालक, ऊष्मा तो अच्छा परिचालक है, तांबा भी अच्छा परिचालक है, चांदी भी अच्छा परिचालक, कांच में ऊष्मा का परिचालन नहीं हो सकता। अब आगे चलते हैं, क्या है 51, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊष्मा का कुचालक है। देखो ऊष्मा का कुचालक क्या है, देखो हीरा, देखो लकड़ी, हाँ हो सकती है, हीरा है, पानी है, माइका। तो ये देखो ऊष्मा के क्या है, कुचालक। और लकड़ी है क्या, ऊष्मा का कुचालक और सुचालक हो सकते हैं, यानी ऊष्मा एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब क्या होगा, घन, घन वस्तु के ऊष्मा चालन की दर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है, किस पर नहीं निर्भर करती है, घन वस्तु की ऊर्जा चालन की गति किस पर नहीं निर्भर करती है, घन वस्तु की। देखो क्या है, घन वस्तु यानी कोई बड़ी वस्तु हो, वह चाल यानी बहुत तेजी से जो चलती है तो किस पर निर्भर नहीं करती, उसको क्या है, समान सामान्य सामग्री की घनत्व पर, सामग्री के घनत्व पर उसको क्यों निर्भर करना होगा, और सामग्री के आयतन पर तो उसके आयतन पर उसको भी नहीं निर्भर करना होता है। उसका क्या होगा, एक सामग्री घनत्व होगा और क्या होगा, उसका आयतन भी होगा, उस पर भी नहीं निर्भर करती है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी होंगे, बट वो किस पे निर्भर नहीं करती है, घर्षण पर निर्भर नहीं करती है। आगे 53 नंबर, उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा क्या है, उष्णता से संबंधित। देखो क्या है, ऑप्टिक्स है या काउंटिक्स है या थर्मोडायनामिक्स है या रिलेटिविटी, रिलेटिविटी है। तो रिलेटिविटी तो है नहीं, इसमें क्या होता है, उष्मागतिकी होता है, रिलेटिविटी जो होता है उष्मागतिकी होता है।
थर्मोडायनेमिक उष्मीय गतिकी होता है, या कॉन्टेक्स तो होगा ही नहीं, ऑप्टिक्स भी नहीं होगा, तो हमारा कौन सा होगा, थर्मोडायनामिक होगा। अब क्या है, जब गर्मी सीधे से स्पर्श से डॉट डॉट से संदर्भित नहीं है। थर्मल ऊर्जा का मापन से अणुओं की गति से या विद्युत चुंबकीय तरंगों के मध्य मध्य से स्थानांतरण से या पदार्थ के थर्मोडायनेमिक गुण से, तो किससे संबंधित नहीं है। देखो, थर्मल ऊर्जा के मापन से गर्मी का कोई लेना देना नहीं होता है, और इनसे संबंधित है। अब क्या है, हीरा एक एक्सचेंजर प्रवाह का एक प्रकार का नहीं है। क्या नहीं है, प्रतिप्रवाह नहीं है, काउंटर प्रवाह नहीं है, समांतर प्रवाह नहीं है, क्रमिक प्रवाह नहीं है। ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।